हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2022 में आया हुआ है, जिसका कोड है 346 GA। ये इस वर्ष का पहला प्रश्न पत्र है या कह सकते हैं कि सेट 1 है। और आज इस प्रश्न पत्र का हम लोग तीसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, कोड है सेट 1 2022 346 GA। ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही वाला कोड मेन होता है। और आज इसका तीसरा पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले और दूसरे पार्ट दोनों अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो प्रश्न को हल करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले का प्रश्न अपलोड हो चुका है। पांचवा प्रश्न है, पांचवें का पहला खंड। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। ट्रांसफार्मर क्या होता है ये अलग टॉपिक है, इसकी संरचना, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग मैटर होता है। दोनों पे अलग अलग डिस्कशन करना है, दोनों को अलग अलग आपको लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ चीज़ें लिख दिए हैं ताकि आपको कॉपी में उतारने में आसानी रहे। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर के बारे में लिखा है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब सबसे पहले इतने जो दूर की लाइन है इसके मतलब को हम लोग समझते हैं। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, मतलब जो ट्रांसफार्मर का जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर आधारित है, वो है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। यही होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ये वाला इसी पर या इसी प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, तो ये तो आपकी किताब में एक पूरा चैप्टर है इसी नाम से, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप उसमें जाके बेहतर तरीके से सीख सकते हो इसको, या फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का पूरा प्लेलिस्ट, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी वहाँ से। तो ये हो गई पहली बात कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कारण यहाँ लिखा है। ये प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित कर देता है। मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है ये अल्टरनेटिंग करंट का जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का हो या वोल्टता का हो या वोल्टेज का हो, उसको ये चेंज कर देता है। या तो वोल्टेज को बढ़ा देता है या फिर वोल्टेज को घटा देता है। ये दो काम में यूज होता है। जैसे घरों में जो स्टेबलाइजर यूज होते हैं उनका काम होता है वोल्टेज को इंक्रीज कर देना। जैसे मान लो किसी कारण से घर में वोल्टेज कम आ रहा है तो स्टेबलाइजर वोल्टेज को बढ़ा लेता है, जो भी उसकी एक्यूरेसी होती है, जितनी उसकी क्षमता होती है, अपने क्षमता अनुसार वोल्टेज को बढ़ाए रखते हैं। गांव के बाहर जो मेन सप्लाई के लिए जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं वो वोल्टेज को घटाते हैं। जैसे उसमें 11,000 वोल्टेज आता है तो घटा के 250 वोल्ट, 240 वोल्ट, जैसे एरिया होता है उसके हिसाब से वो वोल्टेज को गिरा देते हैं। तो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज के आधार पर दो कैटेगरी में उनको बांट दिया गया है, जिसको हमने यहाँ पे आगे लिख दिया। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके बारे में भी हमने लिख दिया यहाँ पे। यह उच्च विभव वाले निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाले प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अपचाई ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इतनी सी बात अगर कह दें कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है तो बात अधूरी है। अधूरी क्यों है, क्योंकि जब वोल्टेज हाई होता है अल्टरनेटिंग करंट में तो वहां पे निर्बल प्रत्यावर्ती धारा होती है सर्किट में, और जब वोल्टेज लो होता है तब अल्टरनेटिंग करंट हाई हो जाती है। अगर आप इस पूरे लाइन को लिखते हो तब बात कंप्लीट होती है कि अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च विभव वाले निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाले प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर देता है। इनमें दो कुंडलियां होती हैं।
अपचाई ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होते हैं, मतलब 2 कॉइल होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा है। 2 कॉइल कहने का मतलब जैसे लोहे की पट्टी ले लें, उसके ऊपर वायर को लपेट दिया, उसके बाद फिर दूसरा वायर उस पर लपेटना शुरू कर दिया, तो एक जो वायर लपेटा गया वो एक कुंडली हो जाएगी, जो दूसरा वायर लपेटा गया वो दूसरी कुंडली हो जाएगी। तो उसके बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है। इनमें 2 कुंडलियाँ होती हैं। प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली किससे बनती है अपचाई ट्रांसफार्मर में? पतले चालक तार के अधिक फेरों से बनती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में पतले वायर यूज होते हैं और वो भी कंडक्टर होते हैं जिसके ऊपर पॉलिश चढ़ी होती है और उनके अधिक फेरे होते हैं। जो द्वितीयक कुंडली या सेकेंडरी कॉइल होता है उसमें मोटे तार यूज किए जाते हैं और उसमें कम फेरा रखा जाता है। ये होता है अपचाई ट्रांसफार्मर का नेचर, उसका काम करने का तरीका, उसकी बनावट यहाँ पे चित्र में दिखाया है। ये क्रोड है, मतलब वो पट्टियां हैं जिनके ऊपर वायर लपेटा जाता है। प्राथमिक कुंडली में पतले तार के ढेर सारे फेरे होते हैं और सेकेंडरी वाले में मोटे तार के कम फेरे होते हैं। कभी कभी जब बच्चे नहीं जान पाते हैं तो वो क्या करते हैं, फिगर बनाते समय वो इस पर ध्यान नहीं देते। जैसे हमने यहाँ पे 3 बनाया है ढेर सारा, वो इस पर ध्यान नहीं देते, वो जितना राउंड ऊपर होता है उतना ही राउंड नीचे या अंदाजा गेस करके बना देते हैं, जो कि अधूरा होता है। वो कंसेप्ट के हिसाब से बिल्कुल गलत है। आपको ध्यान देना चाहिए कि आप फिगर किस चीज़ का बना रहे हो। अगर आप अपचाई ट्रांसफार्मर का फिगर बना रहे हो तो सेकेंडरी कॉइल में कम राउंड होने चाहिए, वायर मोटा यूज होता है। चाहे तो आप इसको किसी मोटे कलम से बना सकते हो और इसको किसी पतले कलम से। तो आपको फिगर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपका फिगर अधूरा तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम ट्रांसफार्मर का, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के ट्रांसफार्मर की। दूसरा कैटेगरी है ट्रांसफार्मर का ऊंचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है। कैसे वोल्टेज को बढ़ाता है? ऐसा वोल्टेज जो निम्न विभव का हो लेकिन प्रबल प्रत्यावर्ती धारा हो, उसको चेंज कर देता है हाई वोल्टेज लो करंट में। ये होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अभी आपको ये करंट और वोल्टेज यहाँ पे लिखा है लाइन में, निम्न विभव प्रबल वाला, ये जब अभी हम डेरिवेशन इसका कराएंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये प्रबल निर्बल क्यों यूज हो रहा है। बस अभी आपको इतना समझना है कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ये लो वोल्टेज वाले अल्टरनेटिंग करंट को या लो वोल्टेज वाले प्रबल अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज वाले निर्बल अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसमें भी अपचाई के जैसे 2 कुंडलियां होती हैं, मतलब इसमें भी लोहे के पट्टी के ऊपर 2 टाइप के वायर होते हैं, एक पतला होगा एक मोटा होगा। तो इसमें जो प्राथमिक कुंडली होती है ऊंचाई वाले में, इसमें मोटे तार के कम फेरे होते हैं प्राथमिक में, और द्वितीयक में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। ये है इसका चित्र। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का है। प्राथमिक वाले में मोटा वाला वायर यूज होना है, मोटा तार, राउंड कम रहेगा। द्वितीयक वाले में पतला तार यूज होगा, राउंड ज़्यादा रहेगा। तो ये 2 चित्र हैं अपचाई और ऊंचाई के। तो ये हुआ अपचाई ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर का पहचान, कैसे इनको बनाया जाता है इसके बारे में। अब हम लोग चलते हैं आगे कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, इसके न्यूमेरिकल वगैरह को कैसे हल करते हैं। तब तक आप इसको उतार लीजिए। तक हमने देखा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है और ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, उनके बनावट क्या है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। इसको भी हमने यहाँ पे पहले से लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो इसे लिखने में। इसकी कार्यविधि क्या है? जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, अब प्राथमिक कुंडली या तो ऊंचाई अपचाई जो भी हो, हम एक फिगर बना देते हैं। मान लो ये है लौह क्रोड और ये है एक प्राइमरी कॉइल। एक में कम फेरा रहेगा,
एक में अधिक फेरा रहेगा, ये पक्का है, चाहे स्टेप डाउन हो चाहे स्टेप अप हो। ये वाला, ये जिसमें कम राउंड रहते हैं ये वायर मोटा यूज होता है, और जिसमें ज़्यादा राउंड होते हैं ये वायर हमेशा पतला यूज होता है। ये है क्रोड। ज़रूरत के हिसाब से आप मोटे वाले वायर को प्राइमरी कॉइल बना सकते हो, ज़रूरत के हिसाब से आप मोटे वाले वायर को सेकेंडरी कॉइल बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को इसकी प्राइमरी कॉइल, चाहे आप इसे प्राइमरी कॉइल कहो या फिर इसे, अगर इसको आप प्राइमरी कॉइल कहोगे ये वाले को तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा, अगर इसको आप प्राइमरी कॉइल कहोगे तो अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी भी टाइप का ट्रांसफार्मर हो उसकी प्राथमिक कुंडली को अगर प्रत्यावर्ती धारा दे दें, जैसे मान लो यही हमारा प्राइमरी है, तो जैसे ही इसको हम अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो ये चूँकि लपेटा होता है तो इसमें करंट ऐसे जैसे जैसे कॉइल गया होता है वैसे वैसे इसमें करंट भी घूमता है। तो अब इसके करंट के घूमने की वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के भीतर ये क्रोड होता है। हकीकत में क्या होता है, पट्टियों के ऊपर वायर होता है, ये तो उसका संरचना है, लेकिन हकीकत में क्या होता है, ये वाली चीज़ इसके ऊपर लपेटी होती है, फिर ऊपर से दूसरा वाला सेकेंडरी कॉइल चलता है। तो जब एक कुंडली में या प्राथमिक कुंडली में जब अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो इसमें बनता है मैग्नेटिक फील्ड, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में क्रोड होता है। तो ये जो क्रोड होता है ये मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसे बोलते हैं चुंबकन होना, चुंबकित होना। उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया। यह धारा लौह क्रोड को चुंबकित कर दे, मतलब करंट इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाता है प्राइमरी कॉइल में, जिसकी वजह से जो क्रोड होता है ये चुंबकित हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। अब चूंकि अल्टरनेटिंग करंट दोनों दिशाओं में चलती है तो प्रत्येक चक्र में मान लो एक बार अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चल रही हो क्लॉकवाइज, जैसा कि लपेटा गया है ऐसा वाला, तो साउथ पोल का निर्माण हो जाएगा। ऐसे चल रही है तो नॉर्थ पोल का निर्माण हो जाएगा। तो प्रत्येक चक्र में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदलती रहती है। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदलेगी तो जो क्रोड है एक बार जब मैग्नेटाइज हो जाएगा तो जैसे दिशा बदल जाएगी तो मैग्नेटाइज से पहले डीमैग्नेटाइज होगा, फिर मैग्नेटाइज होगा। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। धारा के प्रत्येक चक्र में एक बार एक दिशा में तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में जो क्रोड है वो चुंबकित हो जाता है। जैसे एक बार मान लो इसमें साउथ पोल होने लगा, दूसरे बार में वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक बार नॉर्थ पोल बना फिर साउथ पोल बन जाएगा, क्योंकि करंट अपना डायरेक्शन चेंज करते रहती है। क्योंकि द्वितीय कुंडली इसी क्रोड पर लिपटी होती है। जो सेकेंडरी कॉइल है ये प्राइमरी कॉइल के ठीक ऊपर लपेटा गया होता है, और इसका क्या मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल भी क्रोड के ऊपर ही है, क्योंकि क्रोड के ऊपर पहले प्राइमरी लगेगा, प्राइमरी के ऊपर फिर सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी भी तो क्रोड पे ही है। तो यहाँ आगे लिखा है, आता है क्रोड के बार बार चुंबकन एवं विचुंबकन होने से, मतलब ये जो क्रोड है ये जब बार बार मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइज होगा तो इसकी वजह से फ्लक्स में चेंजिंग होने लगेगा, और जब फ्लक्स में चेंजिंग होने लगेगा तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगेगा। क्योंकि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है, N d∅dt। तो जैसे जैसे फ्लक्स में चेंजिंग होना शुरू होगा उसी आवृत्ति का अल्टरनेटिंग करंट सेकेंडरी कॉइल में बनना शुरू हो जाएगा। इसे म्यूचुअल इंडक्शन क्यों कहते हैं आप ये भी देख सकते हो। दोनों कुंडली एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है, उनको कनेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड, या ये जो क्रोड है इसकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जो होती है वो कनेक्ट कर देती है सेकेंडरी कॉइल को, या फिर कह सकते हैं इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स इन दोनों को कनेक्ट कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, फिर भी एक में वोल्टेज को चेंज करते हैं दूसरे में वोल्टेज चेंज हो जाएगा, एक में अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज करेंगे दूसरे में चेंज हो जाता है। तो ये है ट्रांसफार्मर के काम करने की विधि और सिद्धांत। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे लगाने हैं
वो हम आपको सिखाते हैं। तो पहले आप इतना उतार लीजिए। तो अभी तक हमने सीखा ट्रांसफार्मर का काम, उसकी कैटेगरी, उसका संरचना। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर पर आधारित जो न्यूमेरिकल हैं उन्हें हम कैसे लगाएंगे, उनका कैलकुलेशन ट्रांसफार्मर का कैसा होता है। तो हेडिंग ही डाल देते हैं गणना या कैलकुलेशन, ट्रांसफार्मर पर आधारित सवाल को कैसे लगाएंगे। अब चूंकि ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में अलग राउंड होता है, सेकेंडरी में अलग राउंड होता है। तो हम मान लेते हैं, माना प्राथमिक कुंडली में NP फेरे हैं। ये हमने मान लिया कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें NP फेरे हैं, मतलब नंबर ऑफ जो टर्न है उसको हमने NP नाम दे दिया। आप उसको N1 नाम भी दे सकते हो। द्वितीयक कुंडली में NS फेरे हैं, आप इसे N2 भी कह सकते हो। जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें हमने जो फेरों की संख्या रखी है उसको हमने NS नाम दिया है। पहली वाली कॉइल में NP फेरे, दूसरे वाले कॉइल में NS फेरे। यहां लिखेंगे यदि फ्लक्स क्षरण शून्य, इसका मतलब अभी हम आपको बता रहे हैं, यदि फ्लक्स क्षरण शून्य, फ्लक्स क्षरण शून्य है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी कॉइल है उसके द्वारा या उससे बद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स वो इक्वल होगा सेकेंडरी कॉइल से बद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स से, दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। यानी कह सकते हैं फाई पी बराबर होगा फाई एस, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम इन्हें मान लेते हैं कि ये है फाई, लिखेंगे इसलिए प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको कह देते हैं EP, क्योंकि विद्युत वाहक बल को E से लिखते हैं तो इसको लिख देते हैं EP। फार्मूला क्या होता है? -N डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, यही फैराडे का नियम भी है। तो यहाँ पे रहेगा NP, इसको कह देते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार से द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को अगर ES नाम दे दें तो इसका मतलब होगा -NS डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। अब कहोगे यहाँ पे फाई को क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में हमने लिख दिया था फ्लक्स क्षरण शून्य है, यानी प्राइमरी कुंडली का मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होगा सेकेंडरी कुंडली का मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? डिवाइड करने पे मिलेगा EP/ES बराबर, ये सब कट जाएगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी आएगा NP/NS, या इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो ES/EP इक्वल NS/NP। ये वाला, यहीं से आप वो बात देख सकते हो कि उनकी कुंडलियों की संरचना एक में कम राउंड एक में ज़्यादा राउंड क्यों था। जब सेकेंडरी वाले में ज़्यादा राउंड होगा तो ज़्यादा वोल्टेज बाहर आएगा, जब सेकेंडरी वाले में कम राउंड होगा तो कम वोल्टेज बाहर आएगा। तो ये तो हो गया पहला रिलेशन विद्युत वाहक बल और फेरों की संख्या में। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला? ES/EP इक्वल NS/NP। आगे बढ़ते हैं। यदि यह मान लिया जाए, यदि यह मान लिया जाए कि ट्रांसफार्मर
आदर्श है। इसका क्या मतलब है? तो अगर ट्रांसफार्मर आदर्श है तो इसका मतलब होता है कि निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। जब भी ट्रांसफार्मर आदर्श होगा तो इनपुट वोल्टेज या इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर। पावर का फार्मूला क्या होता है? V इंटू आई। तो इसको लिखेंगे VP IP बराबर VS IS। अब ये देखो, इसमें वोल्टेज आया, उसमें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल था। क्या VP और EP दोनों एक हैं? क्या VS और ES दोनों एक हैं? पहले इसको कंफर्म करना पड़ेगा, तब तो वहां पर लिख पाएंगे। तो अगर ट्रांसफार्मर आदर्श है, 100% एक्यूरेसी देता है, तो जब हम लोग प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज लगाएंगे उतने ही वोल्टेज का प्रेरित विद्युत वाहक बल भी होगा। और अगर सेकेंडरी वाला कॉइल ओपन है, उस पर किसी भी टाइप का लोड नहीं डाले हुए हैं, तो सेकेंडरी कॉइल में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने वाला है वो सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज के बराबर होगा। तो उस दशा में हम लोग लिख सकते हैं इसको कि ये बन जाएगा VS अपान VP। VP को नीचे कर देंगे, आएगा IP बटे IS। अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन कर देंगे तो आएगा ES अपान EP बराबर VS अपान VP बराबर NS अपान NP। और इसी में करंट को भी यूज कर देते हैं, बराबर होगा IP बटे IS। लेकिन इस इक्वेशन को कहाँ लगाओगे? जहाँ पे ट्रांसफार्मर आदर्श होगा, 100% एक्यूरेसी देगा। अगर ऐसा नहीं है 100% एक्यूरेसी, तो आपको सवाल में लिख दिया जाता है, सवाल में लिख के मिलता है कि ट्रांसफार्मर 80% काम कर रहा है, 90% काम कर रहा है, उसके हिसाब से निर्गत शक्ति पहले आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो ये है ट्रांसफार्मर से संबंधित कैलकुलेशन। इसी में एक चीज़ और आता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता, उसको भी लिख देते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता कभी कभी आ जाता है निकालने के लिए कि निकालो, इसे नीटा से लिखते हैं, ये बना देते हैं यहाँ पे इसका चिन्ह, ऐसे एन टाइप बड़ा सा होता है। इसका फार्मूला होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। अगर ट्रांसफार्मर आदर्श है तो निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति बराबर होता है। इसके लिए उसकी दक्षता 1 होगी, यन नहीं है, ईटा है, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये था इस प्रश्न का सलूशन। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर क्या है, कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने बताया उनको कैसे बनाया जाता है, वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, उनकी कार्यविधि क्या होती है। फिर हमने आपको बताया कि उससे संबंधित कैलकुलेशन कैसे करना है। तो यहीं पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5वें के पहले खंड का सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, तब तक आप इसे अपने कॉपी पे उतारिए। अगला प्रश्न है 5वें का दूसरा खंड। 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो देखिए इसका सलूशन। सबसे पहले हम आपको इसका डेरिवेशन भी साथों साथ सिखा देते हैं कि कैसे लगाना है, ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, एक सर्कुलर पथ पर चल रहा, मान लो ऐसे रेडियस r है। तो सबसे पहले इसमें कहा जब मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट चाहिए, और वो चीज़ इसमें नहीं दिया है। या तो आपको फार्मूला याद रहे तब तो चलो फटाक से लगा दो,
या फिर आपको तरीका पता होना चाहिए। तो हम आपको तरीका यहाँ सिखा रहे हैं, फार्मूला भी आपको साथों साथ वो भी पता चल जाएगा आपको, जब डेरिवेशन मिल जाएगा तो दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, कोई और हो, जो मर्जी वो हो, मान लेते हैं, माना कोई आवेशित कण, कोई आवेशित कण जिस पर आवेश Q है, v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, लेकिन इसलिए गति के कारण उत्पन्न, या लिख सकते हो तुल्य विद्युत धारा, मतलब कितनी करंट फ्लो होगी। तो धारा का फार्मूला होता है I इक्वल Q/T। ये नीचे समय है, समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे लिखेंगे I इक्वल Q, दूरी, इलेक्ट्रॉन कितना दूर चलेगा एक राउंड में, 2πr, वृत्त की परिधि के बराबर, स्पीड कितनी है v। तो यहाँ से I का फार्मूला हो जाएगा QV/2πr। इस पे भी सवाल बहुत आते हैं लगाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन चला, उसकी स्पीड दे देते हैं, उसकी त्रिज्या दे देते हैं, पूछते हैं कि कितनी धारा बनेगी। तो ये हो गया करंट का फार्मूला। अब अगर आपको करंट मालूम है तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। लिखेंगे इसलिए वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, फार्मूला क्या होता है, सर्कल के सेंटर पर फार्मूला होता है μ0/2I/r। ये फार्मूला होता है सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, B इक्वल μ0/2, I की वैल्यू है QV/2πr और नीचे है r। हल होके बनेगा μ0/2, r का r में गुणा होके क्या बन जाएगा QV/2πr²। या यहाँ से क्या बनेगा, इसको मिटा देते हैं, ये बन जाएगा B इक्वल μ0, देखो 2π का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4π, और ये हो गया QV/r²। ये फार्मूला आप चाहो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो इस सवाल को लगाने में, या फिर स्टेप बाय स्टेप आप इसका डेरिवेशन भी याद रख सकते हो। हकीकत में फार्मूला तो इसी पर, मतलब जो सवाल आपका लगेगा वो यही है, इसी पे यूज होना है। लेकिन हमने आपको सिखा भी दिया कि वो फार्मूला कैसे आया है। तो अब हम इस सवाल को हल कर देते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, r का मान है 2 × 10⁻⁻10 मीटर, v की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। और क्या चाहिए, q चाहिए। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो q की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻19। फार्मूला क्या यूज होगा, b इक्वल μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 इंटू q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, v की वैल्यू 3 × 10⁻6 और r की वैल्यू है 2 × 10⁻−10, इसका स्क्वायर। तो ये कुल क्या बनेगा, 1.6 का 3 में गुणा होगा 4.8
इधर देखिए 6 और 7 13 होगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो 19 और 7 26 -26, इसमें से 6 घटाएंगे तो आएगा माइनस में 20, क्योंकि 19 7 26 माइनस में और प्लस 6 खत्म होके -20 बचेगा। नीचे वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4 और 10 पे ऋण 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 पे ऋण 20 की घात बनेगी। ये कैंसिल हो गया पावर, तो बचेगा 4.8/4 बराबर 1.2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। तो आपको हकीकत में लगाना था इतना ही, ये हमने आपको अतिरिक्त जानकारी दी है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे खंड का सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 5वें का तीसरा खंड है, एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो यहाँ पे हमने चित्र को बना लिया है। क्या होता है खगोलीय दूरदर्शी में, 2 लेंस होता है, एक अपदृश्यक लेंस और एक नेत्रिका लेंस। अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। अपदृश्यक लेंस को वस्तु की ओर रखते हैं, नेत्रिका लेंस को आंख की ओर रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, समायोजन कैसे किया जाता है, अनंत पर जो वस्तु होती है उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपदृश्यक के फोकस तल पर मिलती हैं, जहां पे वास्तविक और बहुत छोटा इमेज बनता है। फिर नेत्रिका लेंस को इस हिसाब से समायोजित करते हैं ताकि नेत्रिका इसका आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बना सके। तो ये है अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी की संरचना और इसके काम करने का तरीका। अब हम बात करते हैं इसके कैलकुलेशन की, और इस गणना में क्या निकालना है, आवर्धन। सबसे ज़्यादा आवर्धन के ही सवाल आते हैं, तो वो निकालेंगे आवर्धन क्षमता। इसे यम से दिखाते हैं, स्मॉल यम से, वही निकालना है, ये निकालेंगे। आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है बीटा बाई अल्फा। आप कहोगे ये बीटा क्या है, अल्फा क्या। अब बात करते हैं ये अल्फा क्या होता है। अल्फा का मतलब होता है बिना उपकरण के जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु आंख पे कितना एंगल बनाती है, जिसे कहते हैं वस्तु द्वारा बिना उपकरण के देखने पर आंख पे बनने वाला दर्शन कोण। इसको कहते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बनने वाला दर्शन कोण। तो यहाँ पे अल्फा इस जगह पे है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे जो आवर्धन यूज होना है, आवर्धन के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, बीटा बाई अल्फा। अगर एंगल बहुत छोटे हों तो हम बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा और अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा। यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज खोज लो और इन्हें रख दो। अब कहोगे tan बीटा क्या होगा, tan बीटा होगा लंब बटे आधार। तो लंब है a डैश b डैश, आधार क्या है, आधार है UE जो कि माइनस में होगा, क्योंकि इसमें चिन्हों पर हमेशा ध्यान रखना है किरण प्रकाशिकी में। tan अल्फा ये होगा लंब बटे आधार, इसका आधार यहाँ से वहाँ तक क्या है FO। अब कहोगे इसको पॉजिटिव क्यों ले लिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल क्या है, इंसिडेंस लाइट का डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट वाला नेगेटिव। तो हमें फोकस नापना है इधर से उधर, लाइट भी ऐसे ही आ रही तो प्लस, हमें ये दूरी नापनी है, इस साइड लाइट जा रहा आगे की तरफ, तो इसलिए वो माइनस। यहाँ पे a डैश b डैश कट जाएगा तो आएगा ये, यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, तो यम बराबर आएगा -FO बटे U। ये है आवर्धन क्षमता अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी के लिए। तो इसको भी 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, सवाल लगाने के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। पहला होता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, और ऐसे स्थिति को एक और नाम से जाना जाता है
जब नेत्र तनाव मुक्त हो, मतलब जब अंतिम चीज बड़ा भी हो और बहुत ज़्यादा दूर जाके बने, तो ऐसे में आँख को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे होगा तो लेंस फार्मूला क्या होगा नेत्रिका के लिए, क्योंकि नेत्रिका पर ही अपनी आँख होती है। तो नेत्रिका के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, इसी फार्मूले से क्या क्या आएगा, f की जगह पे यूज करेंगे fi, v अंतिम प्रतिबिंब को अनंत पे पहुंचा दो, यानी नेत्रिका इमेज इसको कहाँ ले जाए, ये वाला a+b+ को इन्फिनिटी पे, तो v की वैल्यू इन्फिनिटी और u की जगह पर रहेगा माइनस ue माइनस माइनस प्लस, तो 1/ue की वैल्यू हो गई 1/f। ऐसी दशा में यम का फार्मूला क्या होगा, जो कि -FO/1/UE है, तो 1/UE की वैल्यू 1/f, तो आएगा -FO/FE, ये वाला आएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 वो है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसको बोलते हैं तनाव युक्त नेत्र, ये वाले। तो यहाँ पे नेत्रिका के लिए फार्मूला क्या यूज होगा, 1/f = 1/v माइनस 1/u, सारी वैल्यू रखेंगे, f की जगह पे fi, v की जगह पे -d रखना है क्योंकि इसका प्रतिबिंब इस साइड है, -d, u की जगह पे -ue, तो 1/ue इक्वल होगा 1/fe प्लस 1/d, इसको लिख सकते हैं d प्लस fe/dfe। तब आवर्धन का फार्मूला क्या बनेगा, -FO और 1/ue की जगह पे लिखेंगे d प्लस fe/dfe, fe को बाहर निकाल लेंगे तो आएगा माइनस में FO/fe और अंदर बचेगा d प्लस fe/d, इसको आगे हल करेंगे तो आएगा माइनस में FO/fe, एक बार d के नीचे d लगाएंगे तो आएगा 1, एक बार fe के नीचे d तो आएगा fe/d। तो ये हो गया फार्मूला, जब आँख तनाव युक्त होगी या अंतिम प्रतिबिंब d डिस्टेंस पर बनेगा तब हमें ये फार्मूला यूज करना है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तब ये फार्मूला यूज करना है -FO/fe। कभी कभी सवाल लगाने के लिए आता है कि दूरबीन की लंबाई बताओ, दूरबीन या दूरदर्शी की लंबाई, तो क्या करना है आपको, दूरबीन की लंबाई होगी, अगर उसे यल से लिख दें तो फार्मूला होगा FO+UE, इसमें माइनस प्लस आपको नहीं रखना है, सब प्लस रहेगा। दूरबीन की लंबाई होगी यल बराबर FO+UE। तो अगर पहले केस की बात करें, अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने तब यल की लंबाई क्या होगी, केस 1 के लिए यल बराबर होगा FO+FE। अब कहोगे ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 1/UE बराबर 1/FE आया, यानी UE ही FE है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो दूरबीन की लंबाई होगी FO+FE, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे ना बन करके D पे बनेगा तब दूरबीन की लंबाई क्या होगी, केस 2, इस समय दूरबीन की लंबाई होगी FO+, यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, UE की, तो ये आएगा DFE/D+FE, ये वाला। जब अंतिम प्रतिबिंब D डिस्टेंस पे बनेगा तब दूरबीन की लंबाई, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तब दूरबीन की लंबाई। तो ये हुआ
क्वेश्चन नंबर 5वें के तीसरे खंड का सॉल्यूशन, इसमें क्या क्या पूछा गया था? अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का प्रतिबिंब बनना, किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो आपको ये सभी नहीं करना था, आपको केवल चित्र बनाना है, ये इसमें कैसे कैसे प्रतिबिंब बन रहा है उसको केवल लिखना है। लेकिन फिर भी हमने आपको आगे की बात सिखाने की कोशिश की है कि कैसे आपको टेलीस्कोप के सवाल लगाने हैं। तो यही है क्वेश्चन नंबर 5वें के तीसरे खंड का सॉल्यूशन। 5वें का चौथा खंड, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा? आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूले का डेरिवेशन कर देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल लगा देंगे। तो मान लेते हैं, माना विभवांतर V तथा आवेश E और द्रव्यमान स्मॉल m है। इसलिए गतिज ऊर्जा, क्योंकि जब किसी भी चार्ज को वोल्टेज दिया जाता है तो एक्सेलरेट करता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो गतिज ऊर्जा के किसके बराबर होता है? Q इंटू वी के, वर्क डन के बराबर होता है। क्यू वी ये W के बराबर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन बन जाती है। अब जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ये होता है हाफ mv², ये हो जाएगा Q इंटू वी, कैपिटल वी है, ये स्मॉल वी। अगर 2 से ऊपर गुणा कर दो, m से भाग कर दो, तो v² इक्वल बन जाएगा 2qv, कैपिटल लेटर वोल्टेज वाला, पान m, या v इक्वल होगा √2qv/m। इसी फार्मूले पर लगाना है इसको। तो सारी वैल्यू रख देंगे, तो v का फार्मूला क्या आएगा? √2, q की वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन के लिए होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही है। v की वैल्यू है 500 वोल्ट और m की वैल्यू होती है 9 × 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का वजन होता है। 500 का 2 में गुणा करेंगे 1000 हो जाएगा, 1000 का 1.6 में गुणा करेंगे तो आएगा 1600, 10 पे ऋण 19 की घात और नीचे 9 × 10 पे ऋण 31 की घात। 1600 का वर्गमूल 40, 9 का वर्गमूल 3, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 10 पे ऋण 19 × 10 पे धन 31 की पावर। 31 में से 19 घटेगा तो 12 आएगा और 12 का वर्गमूल 10 पे पावर 6 होगा। इसको चाहे तो ऐसे रहने दो, चाहे तो डिवाइड करोगे तो बनेगा 13.33, ऐसे चलने लगेगा, × 10 पे पावर 6। इसको लिख सकते 1.333 या 1.3 केवल लिख सकते हो, × 10 पे पावर 7 मीटर पर सेकेंड। यानी जब इलेक्ट्रॉन को 500 वोल्ट का विभवांतर दिया जाएगा तो उसकी स्पीड बन जाएगी लगभग 1.3 × 10 पे पावर 7 मीटर पर सेकेंड। यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है 5वें का चौथा खंड, उसका ऑप्शनल। अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो हमने लैंग्वेज को पहले से लिख दिया है ताकि आपका वक्त बच सके। माना किसी चालक में I एम्पियर की धारा बह रही है, यदि t सेकंड में तार के परिच्छेद A से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित आवेश Q, तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, अनुगमन या अपवाह वेग Vd है, तो विद्युत धारा I बराबर Q/T। आपको इसी Q को कैलकुलेट करना है। हम आपको फिगर बना के थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो कोई वायर है, इसका ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है A, तो यहाँ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये पता करना है, क्योंकि आपको मालूम क्या है, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? इकाई आयतन में बहने वाले कुल इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे दे दिया है n, आपको निकालना है कुल टाइम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा आयतन।
आयतन कैसे निकलता है? क्षेत्रफल गुणे दूरी से निकलता है। और दूरी क्या होती है? दूरी होता है वेग गुणे समय, ये होता है। अब यहाँ पे जो वेग है वो है vd और जो टाइम है उसको हमने t से लिखा, तो a vd इंटू टी, ये हो गया टोटल आयतन t टाइम में। तो एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल आयतन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? तो इसी आयतन में n से गुणा कर दिया गया है। तो ये हुआ t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या NaVd इंटू टी। तो t समय में कुल आवेश क्या होगा? Q बराबर होता है Ne, Q बराबर होता है Ne, जहां n का मतलब होता है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो इसमें आवेश से गुणा हो जाएगा। अब अगर आपको आवेश मिल गया तो Q/T वाले फार्मूले में रख दो। तो I का फार्मूला होता है Q/T, Q की जगह पे इतनी बड़ी चीज़ रखनी है जो कि यहाँ है, T से T कैंसिल हो जाएगा तो आएगा NeAVd। यही है अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध, आप इसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां खंड, बोहर के परमाणु मॉडल के अवगृहित लिखकर समझाइए। तो बोहर ने कुल 3 सिद्धांत दिए थे परमाणु मॉडल के, जिसमें से पहला है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L = NH/2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में रहेगा जहाँ पे कोणीय संवेग की वैल्यू या तो h/2 पाई हो, या तो 2h/2 पाई, या 3h/2 पाई, या 4h/2 पाई, इस टाइप से होना चाहिए। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कोई पूर्णांक ही होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में रहेगा जहाँ पे उसकी कोणीय संवेग NH/2 पाई टाइप का होगा, जहाँ n मुख्य क्वांटम संख्या है। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया, या दूसरी अवगृहित उनकी है परमाणु मॉडल की, अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर उन कक्षाओं में है जहाँ पे NH/2 पाई टाइप कोणीय संवेग बन रहा है, तो ऐसे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रह के कोई भी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। तीसरी अवगृहित बोहर ने जो दी थी वो है जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन है किसी कक्षा में घूम रहा है, अगर उसको एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से मिल जाए तो वो उस कक्षा को छोड़ देता जिसमें वो चक्कर लगा रहा है और अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, यानी ऐसी कक्षा में जाता है जहां पे एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे मान लो पहले उसके पास 10 जूल एनर्जी है, किसी कक्षा में रहने के लिए 12 जूल चाहिए, अगर कहीं से 2 जूल मिल जाए तो वो 10 वाला छोड़ के 12 जूल वाले में पहुंच जाएगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है, केवल 10⁻⁸ सेकंड के लिए उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में रुकता है। उसके बाद वो वापस आने लगता है और वापस आते समय जो अतिरिक्त एनर्जी उसने गेन की थी उस एनर्जी को वो ख़त्म कर देता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। यानी हाई एनर्जी लेवल से जब लो एनर्जी लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन चलता है तो बीच में जो एनर्जी की गैपिंग होती है उस गैपिंग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में उत्सर्जित कर देता है। यहाँ पे उत्सर्जित तरंग की आवृत्ति होती है E2 - E1/h। E2 का मतलब होता है हाई एनर्जी लेवल -E1 लो एनर्जी लेवल अपॉन h, प्लांक कांस्टेंट है। तो ये है बोहर के परमाणु मॉडल के अवगृहित, जिसमें से 3 अवगृहित बोहर के हैं, क्या 3 कह सकते हैं सिद्धांत हैं बोहर परमाणु मॉडल के, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप इसको उतार सकते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। कोड है 346 GA, ये पहला सेट है 2022 का, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सभी खंडों को हल किया है। उम्मीद है आपको आज के सेशन के सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। पढ़ते रहिए, अपने तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन के साथ।